महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, सबसे जरूरी बात यह है कि सवाल पूछना बंद ना करें। इसी भावना के साथ आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे पास टेलीग्राफ अखबार में प्रकाशित एक लेख है। ये लेख सिंहभूम यानी आज के झारखंड के आदिवासी समाज के सामाजिक और पर्यावरणीय इतिहास पर लिखी गई एक डॉक्टोरल थीसिस का विश्लेषण करता है। ये थीसिस अपने आप में एकेडमिक रूप से उत्कृष्ट बताई गई है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम इस थीसिस के लेखक उमर खालिद की मौजूदा परिस्थितियों पर भी बात करेंगे, जैसा कि लेख में बताया गया है। बिल्कुल। यह चर्चा खास तौर पर यूपीएससी के तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें इतिहास, सामाजिक मुद्दे और यहाँ तक कि राज व्यवस्था से जुड़े पहलू भी हैं, जैसे मौलिक अधिकार और न्यायिक प्रक्रियाएं। हाँ, ये इंटरलिंकेज जरूरी है समझना। और साथ ही ये उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो समसामयिक मुद्दों और अकादमिक दुनिया की बारीकियों को समझना चाहते हैं। जब ये लेख हमें मिला तो इसमें जिस थीसिस का जिक्र है उसकी अकादमिक गहराई और विश्लेषण वाकई प्रभावित करने वाला लगा। लेकिन साथ ही उस विद्वान की स्थिति जिसके बारे में लेख बात करता है, वो कुछ गंभीर सवाल खड़े करती है। ये विरोधाभास ही इस चर्चा को अहम बनाता है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं इस डॉक्टोरल थीसिस की। लेख के अनुसार ये शोध मुख्य रूप से ब्रिटिश राज के दौरान सिंहभूम के आदिवासी समुदायों पर केंद्रित है। लेख के लेखक, जो खुद एक जाने माने इतिहासकार हैं, इस थीसिस की गुणवत्ता पर अपना आश्चर्य जाहिर करते हैं। क्या खास है इसमें? हाँ, देखिए, लेख इस थीसिस को असाधारण बताता है और इसकी कई वजह गिनाता है। ये महज घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, इसका दायरा बहुत विस्तृत है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती सैन्य और प्रशासनिक कब्जे से लेकर उपनिवेशवाद के तहत वहाँ के प्राकृतिक परिदृश्य, कानूनी व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक संरचनाओं में जो बुनियादी बदलाव आए, उन सब का विश्लेषण करती है। अच्छा। इसमें कई अहम पहलू शामिल हैं, जैसे औपनिवेशिक वन नीति का वो व्यावसायिक झुकाव, फिर नई व्यवस्था में ग्राम प्रधानों की बदलती भूमिका और इन बदलावों पर आदिवासी समुदायों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं। और बात सिर्फ समाज, राजनीति या पर्यावरण तक सीमित नहीं है। इसमें बौद्धिक इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें यूरोपीय अफसरों और भारतीय मानव विज्ञानियों द्वारा आदिवासियों के चित्रण का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। अच्छा, ये तो काफी व्यापक लगता है। हाँ, बिल्कुल। जो बात इसे वाकई खास बनाती है वो है इसकी गहराई और बारीकी। ये सतही तौर पर चीजों को नहीं देखती, बल्कि उन प्रक्रियाओं और संरचनाओं को समझने की कोशिश करती है जिन्होंने उस दौर के सिंहभूम को आकार दिया। लेख में इस थीसिस की 6 खास विशेषताओं का जिक्र है जो इसकी एकेडमिक मजबूती को दर्शाती हैं। पहली है विषय से जुड़े साहित्य पर गहरी पकड़, यानी झारखंड और भारत के दूसरे हिस्सों के आदिवासियों पर पहले के लेखकों, चाहे वो मशहूर हों या कम जाने पहचाने हों, उनके काम की गहन समझ। ये तो किसी भी अच्छे शोध की बुनियाद है। बिल्कुल। दूसरी, प्राथमिक स्रोतों का जबरदस्त इस्तेमाल, राष्ट्रीय, राज्य और जिला अभिलेखागारों से लेकर। हाँ, और सिर्फ अभिलेखागार ही नहीं, पुरानी किताबें, लेख। हाँ, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी दुर्लभ किताबों और लेखों तक, मतलब हर तरह के दस्तावेजों को खंगाला गया है। तीसरी विशेषता है फील्ड वर्क, यानी जमीनी शोध। ऐसा लगता है कि विद्वान ने इतिहासकार मार्क ब्लॉक की उस बात को गंभीरता से लिया कि एक इतिहासकार को सिर्फ मोटी नोटबुक ही नहीं, बल्कि मोटे जूते भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। यानी सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित ना रहकर जमीन पर जाकर जानकारी हासिल करना। चौथी खासियत है सटीक और प्रभावशाली उदाहरणों का इस्तेमाल। लेख में 2 उदाहरण दिए गए हैं जो उस दौर की तस्वीर पेश करते हैं। पहला उदाहरण 19वीं सदी के एक ब्रिटिश अफसर का है, जो जंगल में शिकार का वर्णन करते हुए संथाल, हो, कुर्मी जैसे समुदायों का जिक्र करता है। अच्छा। उनके नाच गाने, वेशभूषा, हथियार वगैरह का एक रंगीन, शायद कुछ हद तक रोमांटिक विवरण देता है। उस दौर के नजरिए को दिखाता है। हाँ। और दूसरा उद्धरण लगभग 1 सदी बाद का है, जो अभिलेखागार से मिला है। ये 1920 के दशक के असहयोग आंदोलन के एक प्रतिभागी के बयान का अनुवाद है। वो कहता है, स्वराज मिल गया है और गांधी इसके मुखिया हैं। अंग्रेज देश छोड़ रहे हैं। चाय बसा के मुट्ठी भर अंग्रेज भी कुछ महीनों में भाग जाएंगे।
कोई लगान नहीं दिया जाएगा। ओहो। गांधी महात्मा स्कूल खोलेंगे, सरकारी स्कूल नष्ट कर दिए जाएंगे। गांधी के स्कूल में कोई फीस नहीं लगेगी। ये उदाहरण सीधे उस समय के लोगों की सोच और उम्मीदों को सामने लाते हैं। बिल्कुल, ये प्राथमिक स्रोत की ताकत है। 5वीं विशेषता बताई गई है स्पष्ट लेखन शैली, मतलब जटिल अकादमिक भाषा से बचते हुए सीधी और प्रभावमयी भाषा का प्रयोग। ये बहुत जरूरी है ताकि बात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और छठी, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है विश्लेषण की सूक्ष्मता। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। लेख कहता है कि यह थीसिस आदिवासियों के बारे में बनी बनाई धारणाओं को दोहराने से बचती है। चाहे वो धारणाएं औपनिवेशिक अधिकारियों की हों या आज के दौर के कुछ कार्यकर्ताओं की। ये उन विचारों की आलोचना करती है जो औपनिवेशिक काल और आज के आदिवासी आंदोलनों के बीच एक सीधी रेखा खींच देते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि मानो अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासियों की दुनिया एकदम शांत और पारंपरिक नियमों पर आधारित थी, जिसे आधुनिक राज्य ने आकर भंग कर दिया। हाँ, थीसिस इस विचार को चुनौती देती है, जिसे अकादमिक भाषा में एसेंशियलाइजिंग कहते हैं। अच्छा, क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? एसेंशियलाइजिंग का क्या मतलब है यहाँ? जरूर। देखिए, एसेंशियलाइजिंग या तात्विकीकरण का मतलब है किसी विविध समूह को एक एकल अपरिवर्तनीय पहचान या विशेषताओं के एक सेट के रूप में देखना। जैसे ये मान लेना कि आदिवासी हमेशा से एक जैसे रहे हैं, उनकी सोच, उनकी प्रतिक्रियाएं सब एक समान हैं और वे केवल परंपराओं से बंधे हुए हैं। ये थीसिस इस सरलीकरण को खारिज करती है। तो ये थीसिस क्या अलग नजरिया पेश करती है? लेख के अनुसार ये शोध दिखाता है कि आदिवासी समाज कहीं ज्यादा जटिल था। हाँ। कई आदिवासी समूहों ने राज्य के बढ़ते दखल का विरोध किया, लेकिन कुछ वर्गों ने सहयोग भी किया। अच्छा। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने बदलती परिस्थितियों का फायदा उठाकर अपने ही समुदाय में दूसरों के मुकाबले अपनी स्थिति बेहतर बनाने की कोशिश भी की। वेरी नाइस। यानी प्रतिरोध, सहयोग और मोलभाव, ये तीनों तरह की प्रतिक्रियाएं मौजूद थी। ये तो बहुत ही नुआंस्ड नजरिया है। बिल्कुल। ये सूक्ष्म विश्लेषण ही इस शोध को महत्वपूर्ण बनाता है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी समुदाय को, चाहे वो आदिवासी हो या कोई और, एक अखंड इकाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनके भीतर भी अलग अलग हित, रणनीतियां और मतभेद होते हैं। ऐसा न्यूआंस्ड इतिहास हमें अतीत की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और वर्तमान की चुनौतियों को भी सही परिप्रेक्ष्य में रखने में सहायक होता है। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये समझना अहम है कि सामाजिक समूह किस तरह सत्ता संरचनाओं के साथ इंटरैक्ट करते हैं और ये इंटरैक्शन हमेशा एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल। हालांकि लेख थीसिस की जमकर तारीफ करता है, लेकिन इसमें कुछ मामूली आलोचनाओं का भी जिक्र है। जैसे कुछ जरूरी सेकेंडरी स्रोतों, मसलन टी.एन. मदान जैसे मानव विज्ञानियों के काम को शायद नजरअंदाज किया गया है। हो सकता है। ये भी कहा गया है कि लोक कथाओं और मौखिक इतिहास का इस्तेमाल और बेहतर हो सकता था, और कुछ उदाहरण जरूरत से ज्यादा लंबे हैं जो कहीं कहीं कहानी के प्रवाह को तोड़ते हैं। हाँ, लेकिन देखिए, ये ऐसी बातें हैं जो अक्सर डॉक्टोरल शोध में रह जाती हैं। जैसा कि लेख खुद कहता है, एक अच्छा संपादक प्रकाशन से पहले इन कमियों को आसानी से दूर कर सकता है। अहम बात यह है कि मूल शोध की गुणवत्ता असाधारण है। हाँ, ये बात तो है। लेख इस थीसिस की तुलना नंदिनी सुंदर की सबाल्टर्न्स एंड सॉवरेन्स और महेश रंगराजन की फेंसिंग द फॉरेस्ट्स जैसी स्थापित और प्रभावशाली किताबों से करता है। यहाँ तक कि भवानी रमन, आदित्य बालसुब्रमण्यम, निखिल मेनन जैसे हालिया इतिहासकारों के पहले प्रकाशित मोनोग्राफ से भी इसकी तुलना की गई है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तुलना अपने आप में इस काम के स्तर और संभावनाओं को दर्शाती है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये किताब के रूप में छपती है तो ये अपने क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस असाधारण एकेडमिक क्षमता को देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी है कि ये काम व्यापक पाठक वर्ग तक क्यों नहीं पहुंचाए, और यहीं पर कहानी का दुखद और जटिल पहलू सामने आता है, जिसका जिक्र लेख करता है। ये विद्वान उमर खालिद कौन है और उनकी स्थिति क्या है? लेख बताता है कि ये थीसिस 2018 में जमा की गई थी, लेकिन अब तक प्रकाशित नहीं हो पाई है। इसकी वजह यह है कि इसके लेखक उमर खालिद लेख लिखे जाने के समय तक पिछले 5 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद है, बिना जमानत और बिना औपचारिक रूप से आरोप तय हुए। यहाँ ये बताना जरूरी है कि टेलीग्राफ का लेख इस स्थिति का वर्णन करने के लिए कुछ तीखे शब्दों का इस्तेमाल करता है, जैसे इसे एक क्रूर और दंडात्मक राज्य, अ क्रूअल एंड प्यूनिटिव स्टेट की कार्रवाई और एक सुस्त न्यायिक प्रणाली, अ टार्डी जुडिशियल सिस्टम का परिणाम बताना।
हम यहाँ केवल लेख में कही गई बातों को रिपोर्ट कर रहे हैं, ये शब्द और आकलन उसी स्रोत से हैं। तो इस स्थिति का क्या मतलब निकाला जाए? इसके कई गंभीर नेतार्थ हैं, जैसा कि लेख इशारा करता है। सबसे पहला और सीधा असर अकादमिक स्वतंत्रता पर पड़ता है। एक होनहार विद्वान जिसने इतना महत्वपूर्ण शोध किया है, उसे दुनिया के सामने लाने से रोका जा रहा है। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ उस व्यक्ति का नुकसान नहीं, बल्कि ज्ञान के पूरे क्षेत्र का नुकसान है। एक बेहतरीन अकादमिक काम शायद लंबे समय तक लोगों की पहुंच से दूर रह सकता है। बिल्कुल। लेख के लेखक रामचंद्र गुहा, जो खुद एक प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं, इस पर एक व्यक्तिगत टिप्पणी भी करते हैं। वे याद करते हैं कि कैसे दिसंबर 2019 में वो खुद बेंगलुरु में और उमर खालिद दिल्ली में एक ही विवादास्पद कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। वे एक सवाल उठाते हैं, क्या उनके और खालिद के रास्ते इसलिए अलग हो गए क्योंकि उनका पहला नाम रामचंद्र है और खालिद का उमर? ये पूरी तरह से लेखक का अपना विचार है, जैसा लेख में प्रस्तुत किया गया है, और ये व्यवस्था के भीतर संभावित पूर्वाग्रहों पर एक व्यक्ति की निजी चिंता को दर्शाता है। समझ गई। लेख ये भी साफ करता है कि उमर खालिद अकेले ऐसे मामले नहीं हैं। स्रोत के अनुसार कई अन्य विद्वान, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक समाज के सदस्य, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अहिंसा और भारतीय संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हाँ, वे भी संदिग्ध आरोपों के तहत जेल में हैं। ये एक व्यापक पैटर्न की ओर इशारा करता है। लेख के मुताबिक लेख इन मामलों को देश में कथित सत्तावादी और बहुसंख्यकवादी प्रवृत्तियों के साथ टकराव के रूप में देखता है। फिर से दोहराना चाहूंगी कि यह विश्लेषण और ये शब्दावली स्रोत लेख की है, जिसे हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। और देखिए, ये स्थिति वास्तव में कुछ बुनियादी सवाल खड़े करती है जिन पर लेख जोर देता है, जैसे असहमति का महत्व, बहुलवाद की जरूरत और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन। लेख का तर्क है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में अलग अलग विचारों, यहाँ तक कि आलोचनात्मक आवाजों के लिए भी जगह होनी चाहिए, खासकर तब जब वे आवाजें अहिंसक हों और संवैधानिक दायरे में काम कर रही हों। सही बात है। लेख का अंत भारतीय न्यायपालिका से एक अपील के साथ होता है कि वो साहस और शालीनता का परिचय दे और उन सभी को स्वतंत्रता प्रदान करें जिन्हें लेख के अनुसार अनुचित रूप से इससे वंचित रखा गया है। ये न्याय प्रणाली की भूमिका और जिम्मेदारी पर स्रोत लेख की एक सीधी टिप्पणी है। ये पूरी स्थिति इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि अकादमिक शोध और नागरिक सक्रियता पर जब इस तरह के कथित अंकुश लगते हैं तो समाज और लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर आज हमने एक अत्यंत संभावनाशील अकादमिक शोध कार्य के बारे में जाना, जो लेख के अनुसार अपने लेखक के बिना मुकदमे के लंबे समय से हिरासत में होने के कारण अप्रकाशित है। यह स्थिति, जैसा कि टेलीग्राफ के लेख में बताया गया है, न्याय, अकादमिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करती है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये न केवल इतिहास या सामाजिक मुद्दों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय राजव्यवस्था, मौलिक अधिकारों और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली जैसे विषयों को समझने के लिए भी एक प्रासंगिक केस स्टडी हो सकती है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, जब विद्वत्तापूर्ण जांच और नागरिक अभिव्यक्ति को ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जैसा कि स्रोत लेख में वर्णित है, तो इसके समाज और ज्ञान के विकास पर क्या दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। और लेख में जिस प्रक्रिया का वर्णन है वो इसमें शामिल संस्थानों पर किस तरह की रोशनी डालती है, इसे सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाओं से जुड़े रह सकें। आपके कोई प्रश्न या विचार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के गहन विश्लेषण के साथ।